भारती। संसार सिनेमा का, बातें बायोस्कोप की, बायोस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। एक मजदूर और दूसरा किसान। किसी भी देश की तरक्की और खुशहाली में इन दोनों का अहम हिस्सा है। दोनों की अपनी अपनी खसूसियत हैं, अपना अपना किरदार है, अपने अपने मसाइल हैं, लेकिन दोनों में एक रिश्ता है, पसीने का, मेहनत का और एक हद तक कश्मकश का। दोनों के हालात फिल्मी कहानियों में अक्सर नमूदार हुए हैं। वैसे भारत किसानों की जमीन है, इसलिए मजदूरों के मसाइल कहानियों में बहुत ज्यादा नहीं आए हैं, मगर जब जब आए हैं, सिनेमा के पर्दे पर इनकलाब का लिबास पहनकर आए हैं। ऐसी ही एक तस्वीर साउथ की फिल्म इंडस्ट्री से आई थी, जिस पर मजदूरों की जिंदगी और जद्दोजहद का साया था। एस वासन की इस मल्टी स्टार फिल्म का नाम था पैगाम। मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देने वाली यही फिल्म है आज बायोस्कोप की बातों का विषय। खोज और आलेख कलीम राही की कलम से कागज पर उतरा है और PKA नायर की मदद से इन बातों को प्रोग्राम की शक्ल में तब्दील करने वाले हैं प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। तो आइए उन्हीं की ज़बानी सुने बायोस्कोप की बातें, यानी फिल्म पैगाम की बातें। इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर इंसान दूसरे इंसान से भाईचारे का बर्ताव करे, एक दूसरे की खामियों को बर्दाश्त करे और एक दूसरे की खूबियों को सराहे। इंसानियत का ये पैगाम हर संत, हर महापुरुष, हर मजहब और हर पवित्र ग्रंथ ने दिया है। भाईचारे के इस पैगाम को जाने कितनी बार दोहराया गया है, लेकिन लगता है जैसे ये काफी नहीं हुआ, क्योंकि इंसानों में आज भी हैवानियत मौजूद है और लगता है जैसे मोहब्बत के इस पैगाम को बार बार दोहराया जाना अभी बहुत जरूरी है। शायद इसी ख्याल की वजह से एस वासन फिल्म पैगाम बनाने का इरादा कर पाए। सन 1959 में जेमिनी के बैनर पर बनी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म पैगाम को एक जज्बाती अंदाज के साथ पेश किया गया था। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं सेठ जी कि जो धन मजदूरों के हिस्से का है, उसे मजदूरों से छीन लेना जुर्म है। धन? कौन सा धन? क्या उन लोगों ने इस मिल में रुपया लगाया है? उन्होंने रुपया लगाया नहीं सेठ जी, उन्होंने रुपया लगाया नहीं, रुपया पैदा किया। उन्हें जो एक छप्पर खड़ा किया था, उसे इन आलीशान मकानों में बदलने के लिए भी उन्हीं मजदूरों ने अपना खून और पसीना एक किया। आपकी सोना उगलने वाली मिलें भी उनकी मेहनत पर चलती हैं, और आप भी दुनिया में किसी और चीज से नहीं, मेहनत से ही कामयाब हुए हैं। लेकिन सेठ जी, रुपए ने शायद आपकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, और जिस सीढ़ी पर चढ़ के आप जिंदगी में ऊपर उठे, आज आप उसी सीढ़ी को काट के फेंक देना चाहते हैं। रुपया क्या है सेठ जी? रुपया क्या है? मिट्टी की तरह एक बेजान और बेकार चीज है। लेकिन जिस तरह मिट्टी में मेहनत का बीज बोए बगैर पैदावार नहीं हो सकती, उसी तरह रुपए के साथ जब तक मेहनत का मेल नहीं होगा, दुनिया में कभी कोई तरक्की नहीं होगी। इन दोनों का मेल बहुत जरूरी है सेठ जी, इन दोनों का मेल बहुत जरूरी है। फिल्म पैगाम के निर्माता निर्देशक एस वासन का पूरा नाम था सुब्रमण्यम
श्रीनिवासन अय्यर। वो तमिलनाडु में तंजावुर के थिरुथिराईपुड़ी टाउन में पैदा हुए। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने एडवर्टाइजिंग से की। इसके बाद आनंद विकटन के नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली जो खूब चली। इस पत्रिका में उन्होंने पहली बार धारावाहिक कहानियों का सिलसिला शुरू किया और कई लेखकों को उभरने का अवसर दिया। इसी दौरान एस वासन ने अपना नॉवल सती लीलावती लिखा, जिस पर सन 1936 में इसी नाम से एक फिल्म बनी और इसी फिल्म को यानी सती लीलावती को एमजीआर यानी एमजी रामचंद्रन की पहली फिल्म होने का गौरव भी मिला। सन 1939 में एस वासन तमिल फिल्म त्याग भूमि के डिस्ट्रीब्यूटर बने और इसके बाद फिल्मों में वो पैसा भी लगाने लगे यानी फाइनेंसर बन गए। एस वासन ने सन 1940 में सरकारी नीलामी में एक पुराना स्टूडियो खरीदा और इस स्टूडियो का नाम रखा गया जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी उनका पैदाइशी सितारा था और इस सितारे के नाम वाला ये स्टूडियो करीब 30 बरस तक फिल्मी आकाश पर पूरी आबोताब के साथ जगमगाता रहा। निर्माता निर्देशक एस वासन ने सन 1948 में जेमिनी के परचम तले अपनी पहली हिंदी फिल्म बनाई चंद्रलेखा। चंद्रलेखा ने सारे भारत में कामयाबी के झंडे लहरा दिए। इसके बाद निशान, मंगला, संसार, मिस्टर संपत, बहुत दिन हुए, इंसानियत, राज तिलक, पैगाम, घराना, औरत, तीन बहुरानियां और सन 1969 में फिल्म शतरंज उन्होंने बनाई। निर्माता निर्देशक एस वासन बड़े जिगर वाले इंसान थे। वो अपनी हर फिल्म बेहद शानदार पैमाने पर पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ बनाते थे। उनकी फिल्म कंपनी जेमिनी एक ऐसी फिल्म कंपनी थी जिसका अपना स्टूडियो और अपनी लेबोरेटरी ही नहीं, सारे भारत में फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबारी निजाम भी था। जेमिनी की बेपनाह कामयाबी के बाद ही मद्रास में एक और फिल्म कंपनी AVM का कयाम हुआ और इसके बाद LV प्रसाद का प्रसाद प्रोडक्शंस भी बना। खैर, बात हो रही थी फिल्म पैगाम की। पैगाम की कहानी में अमीरों का जुल्म और गरीबों के आंसू पिरोए गए थे। जेमिनी का अपना स्टोरी डिपार्टमेंट था। पैगाम की कहानी और पटकथा भी इसी स्टोरी डिपार्टमेंट ने लिखी थी। जब फिल्म का स्क्रिप्ट तैयार हो गया तो संवाद लिखने की जिम्मेदारी उस वक्त के जवासाल लेखक रामानंद सागर के सुपुर्द की गई। पैगाम के हीरो यूनियन लीडर रतनलाल की भूमिका में दिलीप कुमार को लिया गया, जो इससे पहले जेमिनी की फिल्म इंसानियत में देव आनंद और बीना राय के साथ देहाती नौजवान मंगल की भूमिका निभा चुके थे। सन 1959 दिलीप कुमार की कामयाबी और शोहरत की बुलंदियों का जमाना था। इंसानियत के अलावा उनकी कई फिल्में मसलन अंदाज, दीदार, आन, दाग, आजाद, देवदास, उड़न खटोला, नया दौर और मधुमती वगैरह सुपरहिट हो चुकी थीं। दिलीप कुमार के बाद उनके बड़े भाई रामलाल की भूमिका में राजकुमार को लिया गया। राजकुमार उस जमाने में अपनी पहचान बनाने में जुटे हुए थे। रामलाल की पत्नी की भूमिका मिली पंडरी बाई को। दौलत के पुजारी मिल मालिक बने मोतीलाल, जो सन 1952 में R.K. नारायण के उपन्यास पर बनी जेमिनी की फिल्म मिस्टर संपत में मुख्य भूमिका निभा चुके थे। फिल्म पैगाम की हीरोइन मंजू बनी वैजयंती माला और मिल मालिक सेवकराम की बेटी मालती बनी बी सरोजा देवी। इसके अलावा मीनू मुमताज और जॉनी वॉकर को, साथ ही दूसरे कई कलाकारों को सहायक भूमिकाओं में लिया गया। कवि प्रदीप को गीतों की और सी रामचंद्र को सौंपी गई संगीत की जिम्मेदारी। तरह
जवानी में अकेलेपन की घड़ियां हमको ना भाए, इजाजत हो तो हम आए, हमारी भी ये हसरत है किसी का प्यार हम पाए, इजाजत हो तो हम आए। फिल्म पैगाम के संगीतकार थे सी रामचंद्र। पूरा नाम रामचंद्र नरहरि चितलकर। सी रामचंद्र के नाम से शोहरत पाने से पहले उन्होंने अन्ना साहब के नाम से 3 फिल्मों का, राम चितलकर के नाम से 5 फिल्मों का और श्यामू के नाम से 2 फिल्मों का म्यूजिक दिया। सी रामचंद्र मराठी फिल्म जगत में नायक गायक के तौर पर R.N. चितलकर के नाम से जाने जाते थे। वो पहली बार फिल्म नागानंद में नायक बनकर आए थे और फिर मिनर्वा मूवीटोन की फिल्म शहीदे हवस और आत्म तरंग में छोटे मोटे रोल उन्होंने किए थे। लेकिन बात नहीं बनी तो संगीतकार बुंदू खान और हबीब खान के साथ हारमोनियम बजाने लगे। सी रामचंद्र हिंदी फिल्मों में पश्चिमी संगीत का रंग भरने वाले पहले संगीतकार भी माने जाते हैं और ये आगाज उन्होंने किया था सन 1947 में फिल्म शहनाई के साथ। राइट राइट राइट, ऑल राइट। आओ डियर हम चले देयर, आओ डियर हम चले देयर, वेयर बेयर कड़े मोहब्बत के झंडे झंडे, आना मेरी जान झंडे के झंडे, मेरी जान झंडे के झंडे, आना मेरी जान झंडे के झंडे। सी रामचंद्र ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु और भोजपुरी फिल्मों का भी संगीत दिया, लेकिन सी रामचंद्र की शोहरत ने सबसे बुलंद मकाम हासिल किया उस एक गाने की खातिर जो सन 1962 की भारत चीन लड़ाई के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान की एक आम सभा में लता मंगेशकर ने गाया। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये थे पैगाम के संगीतकार सी रामचंद्र। आइए अब बात करते हैं फिल्म पैगाम की तैयारी की। मद्रास के फिल्म निर्माताओं का फिल्म बनाने का एक तरीका यह है कि वो फिल्म के बंदोबस्त में चाहे जितना वक्त ले लें, लेकिन फिल्म हमेशा तयशुदा वक्त के अनुसार ही पूरी कर लेते हैं। मद्रास में इस चलन की शुरुआत निर्माता निर्देशक S.S. वासन ने ही की थी। S.S. वासन एक बेहद उसूल पसंद बिजनेसमैन थे। उनके पास अपनी फिल्म को तयशुदा वक्त पर पूरा करवाने के भरपूर साधन भी थे और शायद इसी बात में उनकी फिल्म कंपनी जेमिनी की जबरदस्त कामयाबी का राज भी छुपा हुआ था। बहरहाल जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो प्रोग्राम के मुताबिक शुभ मुहूर्त में जेमिनी स्टूडियो के एक शानदार सेट पर फिल्म पैगाम की शूटिंग का आगाज हो गया। हम रंग रंगीली जो बनवंती तितलियां रे, हम रूपनगर की हंसी गाती पुतलियां रे, हम रंग रंगीली जो बनवंती तितलियां रे, हम रूपनगर की हंसी गाती पुतलियां रे। एक दिन आधी रात को मंजू
यानी वैजयंती माला की मां की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर में और कोई तो था ही नहीं, सो मंजू डॉक्टर को बुलाने खुद घर से निकली। बाहर सड़क पर एक साइकिल रिक्शा तो खड़ा था, लेकिन रिक्शे वाला कहीं दिखाई नहीं दिया। उसकी परेशानी को भांपकर फुटपाथ के लैंप पोस्ट की रोशनी में पड़ता हुआ एक नौजवान यानी दिलीप कुमार मंजू के पास आया। आपको कहीं जाना है? मुझे रिक्शा वाला चाहिए। मैं ही हूँ रिक्शा वाला। आप? जी हाँ, बैठिए ना। कहाँ जाना है आपने? मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना है, जल्दी। शर्ट पतलून पहने हुए मोटी पोथी बांचने वाला ये हेट लगाया हुआ नौजवान रिक्शे वाला है, ये जानकर मंजू को बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन खैर, वो रिक्शे में डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर, मेरी माँ बेहोश हो गई है, आप जरा घर चलिए। मैं विजिट के 10 रुपए लेता हूँ। 10 रुपए? और क्या, ये खैराती अस्पताल नहीं है। You must realize that before disturbing me. And you too must realize it, doctor, that your duty is to the patient first. ये लीजिए 10 रुपए अपनी फीस के। रतन की सहायता से मंजू की मां अच्छी हो गई और रतन और मंजू में दोस्ती हो गई। लेकिन इससे पहले कि उनकी ये दोस्ती परवान चढ़ती, रतन के नाम गांव से एक चिट्ठी आ गई। मेरे प्यारे रतन, तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि तुम्हारी भतीजी कमला की शादी सीताराम डाकी के लड़के कुंदन से तय हुई है। सगाई की रस्म कल अदा होगी। इस खत को तार समझो और फौरन घर चले आओ। बड़े भाई का आदेश पाते ही रतन गांव जा पहुंचा और घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने अपनी मां के पैर छुए। चुप चुप दियो मेरा लाल, कैसे हो? देख लो, एकदम अच्छा हो। ए बाबू, ये गुड़िया तेरे लिए नहीं है, ये कमला की है। तू अभी तक उसे बच्ची ही समझता है। अरे उसे देखेगा तो पता चलेगा कितनी बड़ी हो गई है। कमला, इधर आकर चाचा के पैर छू। अरे अरे अरे, ये लड़की तो लंबी होती जा रही है। चाचा जी, हाँ, चलो अब उठो 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 उठो। इधर देखो जरा, इधर नानी, इधर देखो। ये लो अपनी गुड़िया, संभालो, खिलाओ इसको। भैया कहाँ है? अभी तक नहीं आए? समय तो हो गया, बस अब आने वाले। मिल का सायरन मजदूरों की एक पाली पूरी होने की सूचना थी। थोड़ी ही देर में रामलाल घर पहुंचा तो रतन उसके भी पैर छूने के लिए झुका। रतन, यहाँ मेरी छाती से लग रहा था, तुझे देखने को तो आंखें तरस गई। इम्तिहान में पास हो गया? हाँ भैया, पास हो गया। इस बरस भी अव्वल आया होगा? तुम्हारा ही तो भाई हूँ। सो तो है रतन। अरे देख, शहर में बड़े बड़े धनवानों के छोकरे पढ़ते होंगे, लेकिन मेरे रतन से बाजी ले जाए ऐसा कोई माँ का लाल नहीं है। बड़े भाई ने छोटे भाई को गले लगाया और दूसरे ही दिन कमला की सगाई की शहनाइयां बज उठी। आइए सीताराम जी, आओ समधन, ये मेरा छोटा भाई रतन। बचपन में इन्हीं गलियों में तो गुल्ली डंडा खेला करता था ये। रतन, ये आज से हमारे समधी बन गए। मतलब ये है बेटा कि पहले दोस्त थे, आज से भाई भाई हो गए। रामलाल, सेठ जी ने ये भेजा है। वो तो कहते थे वो खुद आएंगे। खैर, बड़े आदमी है, फुर्सत नहीं मिली हो। नहीं, ये बात नहीं। सेठ जी आना तो चाहते थे, मगर उनकी बेटी मालती शहर से इम्तिहान देकर आई है ना, बस उसी के साथ मोटर में कहीं निकले। मालती यानी बी सरोजा देवी और सेठ सेवकराम अर्थात अभिनेता मोतीलाल। सेठ जी की बेटी मालती शहर से अपनी सहेली मंजू को भी अपने साथ लाई थी। मंजू गरीब जरूर थी, लेकिन पढ़ाई में अव्वल आती थी, इसलिए मालती ने अपने मिल मालिक पिताजी से उसके लिए एक सिफारिश की। मेरी एक बड़ी पक्की सहेली है मंजू, वो बीए पास है, टाइप और शॉर्ट हैंड भी जानती है। आप उसे नौकरी दे दीजिए प्लीज डैडी। अच्छी बात। सेठ सेवकराम ने मंजू को अपनी मिल में नौकरी दे दी तो दूसरे दिन मालती मंजू को मिल दिखाने के इरादे से अपने साथ लेकर मिल में पहुंची। उधर रामलाल भी अपने भाई रतन को मिल दिखाने के लिए साथ लाया था। अचानक चारों ओर धड़धड़ाती हुई मशीनें बंद हो गईं। वो पहले स्विच तो बंद करो। क्या बात? जी मशीन क्या हुआ मैकेनिक? सब खत्म हो गया, गेयर व्हील टूट गया। ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, मगर इसकी मरम्मत का क्या होगा? अब मरम्मत नहीं हो सकती हुजूर, ये पुर्जे तो विलायत से नए मंगवाने पड़ेंगे। विलायत से मंगवाने पड़ेंगे? अरे इसमें तो 2 महीने लग जाएंगे, तब तक क्या मिल बंद रहेगी? और क्या होगा, ये तो मजबूरी है हुजूर। तुम्हारा मतलब है यहाँ कुछ नहीं हो सकता? वो क्यों नहीं सकता? अगर जरूरत पड़े तो ये मशीन भी यहाँ बन सकती है। तुम कौन हो?
सेठ जी, ये मेरा छोटा भाई रतनलाल मेरे साथ मिल देखने आया है। मगर ये तो गियर व्हील बनाने की बात करता है। जी जी, ये शहर से इंजीनियरिंग का इम्तहान पास करके आया है। हाँ हाँ, तभी तो अंग्रेजी के 2 अक्षर पढ़कर ये नफ्स के छोकरे बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं। मगर भैया, बातों से मशीनें तो नहीं बन जाती। मैं कहता हूँ मैनेजर साहब कि अगर लाख रुपए की मशीन का सत्यानाश कराना है तो चाहे जिसके हवाले कर दीजिए, मुझे क्या। मिल मैकेनिक नाराज हो गया, लेकिन रतन की दलीलों ने सेठ सेवकराम को सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम ये गियर यहाँ बना सकते हो? जी हाँ, जरूर बना सकता हूँ। अगर ये बना सकते हैं तो इन्हीं को बनाने दीजिए। तुम गियर बनाना शुरू कर दो। मैनेजर साहब, हुजूर, जिन चीजों की इनको जरूरत हो वो दे दी जाए। बहुत अच्छा हुजूर। अच्छी बात है। अब अगर मशीन का सत्यानाश हो गया तो फिर मुझे न कहना। रतन ने अपनी लगन और मेहनत से 2-4 दिन में ही गियर बना दिया और मशीनें फिर से चल पड़ी। रतन के हाथों का कमाल देखकर मंजू एक बार फिर हैरान हो गई। शाम को दोनों अकेले में मिले। दूर एक गडरिया बांसुरी बजा रहा था। अच्छी बांसुरी बजाता है ना? आपको संगीत का कुछ शौक है? थोड़ा सा। और आपको? मैं मजदूर आदमी, मुझे इतना वक्त ही कहाँ से मिलता। लेकिन मैंने समझा था कि शायद आपको हर बात आती है। अच्छा। कभी आप रिक्शा वाले के भेष में होते हैं, कभी बिगड़ी हुई मशीनों को ठीक करने वाले इंजीनियर बन जाते हैं। क्या भरोसा आपका? सिर्फ एक बात नहीं आती मुझको। क्या? किसी की झूठ मूठ की तारीफ मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैं आपकी झूठी तारीफ कर रही थी। हाँ, किए जाइए। मैं आपको ज्यादा मौका भी नहीं दूंगा। मुझे तो कल ही यहाँ से चला जाना है। मेरे चले जाने के बाद आप इस बहरूपिये को कभी याद करेंगे? आप सचमुच चले जाएंगे? आपसे मिले बगैर तो नहीं जाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि रतन शहर लौटता, सेठ सेवकराम ने उसे अपने बंगले पर बुलवा भेजा। कल जो कुछ तुमने किया उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बहुत मेहरबानी है आपकी। मेरी मिल में नौकरी क्यों नहीं कर लेते? आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ? कल से तुम हमारी मिल के चीफ मैकेनिक बनाए जाओगे। 150 रुपए महीना तुमको तनख्वाह दी जाएगी। डैडी, क्या है? आज शाम की पार्टी के लिए इन्हें भी। हाँ, रतन, आज मालती का जन्मदिन है, शाम को पार्टी है, तुम भी आना। बहुत अच्छे, जरूर आऊंगा। शाम को मालती ने मंजू से अपनी बर्थडे पार्टी में डांस करने को कहा। पहले तो मंजू ने आनाकानी की, लेकिन जब पार्टी में रतन को भी देखा तो वो खुशी से झूम उठी। मैं क्यों ना नाचूं आज कहो जी, मेरा जिया लहराया, जाते जाते कोई मेरे पास लौट आया। मैं क्यों ना नाचूं आज कहो जी, मेरा जिया लहराया, जाते जाते कोई मेरे पास लौट आया। मैं क्यों ना नाचूं आज कहो जी। दूसरे दिन रतन मशीन रूम में काम कर रहा था कि मालती आ पहुंची। हेलो रतन। नमस्ते। कल की पार्टी कैसी थी? क्या? कल की पार्टी कैसी थी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, काफी रौनक थी। आप तो बस डांस ही देख रहे थे। आप भी तो देख रही थी। मैं तो आप ही को देख रही थी और आप डांस में खोए हुए थे। जरा। मिस्टर रतन जी। मेरी घड़ी ठीक नहीं चलती। मिस्टर रतनलाल, हाँ? ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, इस पर दस्तखत कर दीजिए। मिस मंजू, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त ये मेरे काम का वक्त है। ऐसे वक्त में इधर उधर की फजूल बातों से मेरे काम में हर्ज होता है। मंजू, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो मगर तुम्हें मैनेज बिल्कुल नहीं आते। तुम्हें समझना चाहिए कि जब मैं किसी से बात कर रही हूँ तो बीच में आकर दखल देना कोई तमीज की बात नहीं है। पहले रतन और उसके बाद मालती, इन दोनों के इस व्यवहार से मंजू सकते में आ गई। शाम को वो घर की तरफ लौट रही थी तो पीछे से रतन उसे पुकारता हुआ समीप आया। ए श्रीमती जी, अरे श्रीमती जी, तुम इतना नहीं समझती कि मैं तुम पे थोड़ी गुस्सा कर रहा था। मैं तो तुम्हारी सहेली को सुना रहा था सब। आ गई वहां से, हेलो मिस्टर रतन, कल की पार्टी कैसी थी? खामखा परेशान कर रही मुझको। तुम्हें कोई भी परेशान करेगा तो मुझे ही डांटा करोगे क्या?
वो तो मालिक की बेटी है, उसको क्या कहूंगा। और जिसको आदमी अपना समझता है, जिस पे कुछ जोर होता है, उसी को तो कुछ कहता है। हाँ, और अगर तुम कहो कि मैं तुमको अपना न समझूं तो ये बात और है भाई, ऐसा नहीं होगा फिर से। मैंने ये कब कहा? अगर नहीं कहा तो फिर ये मुंह फुला के इतना रोना धोना किस बात का है? मैं कहाँ रो रही हूँ? रो नहीं रही हो तो ये क्या है? आसमान का कोई तारा है? अच्छा चलो जाने दो, चलो जाने दो, हाथ मिला लो, हाथ। दोस्ती होगी ना? और दोस्ती हुई तो प्यार का मौसम आ गया। किसी के पास है हम तो मगर है अब तलक दूरी, किसी के पास है हम तो मगर है अब तलक दूरी। हुक्म दे दो तो हम कर दें तुम्हारी ये कमी पूरी। हुक्म दे दो तो हम कर दें तुम्हारी ये कमी पूरी। अगर तुमसा मिले कोई तो हम जन्नत को ठुकराए। इजाजत हो तो हम आए जवानी में अकेलेपन की घड़ियां हमको ना भाए। इजाजत हो तो हम आए। दिवाली का सीजन आया तो सेठ सेवक राम ने मिल के फोरमैन रामलाल को बुलवा भेजा। अब के दिवाली के लिए हमारे पास बहुत ऑर्डर आ रहे हैं। मैं ये चाहता था रामलाल कि तुम मिल के मजदूरों को अच्छी तरह समझाओ कि रात दिन 1 महीने तक काम करके सारा माल तैयार कर दें। अगर उन्होंने ऐसा किया तो हर साल की तरह उन्हें इस साल भी बोनस दिया जाएगा। जी बहुत अच्छा। मजदूरों ने मेहनत से रात दिन काम करना शुरू किया। दिवाली उसी के लिए खुशी का मौका हो सकता है जिसकी जेब में रुपए हों। कैसे दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। हम तो हुए देखो ठन ठन गोपाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। मिल मजदूरों ने महीना भर दिन रात एक करके सेठ जी का सारा माल तैयार करवा दिया और इसके बाद बोनस का दिन आ पहुंचा। फोरमैन रामलाल, तुम इस मिल के सबसे पुराने और खास आदमी हो, इसलिए तुम्हें सबसे पहले बोनस दिया जाएगा। ये सब मालिक की मेहरबानी है हुजूर, भगवान सदा उन्हें हमारे सर पर रखे। यहाँ सही करो। मिस्त्री हरदयाल, दुखीराम, चीफ मैकेनिक रतन लाल। क्यों, क्या बात है? यहाँ पर 450 रुपया लिखा हुआ है मैनेजर साहब, और जो कुछ मिल रहा है उसे लेकर घर जाओ। लेकिन 3 महीने का बोनस लिखकर 1 महीने का बोनस देना तो ठीक बात नहीं है मैनेजर साहब। तुमसे पहले सब लोग चुपचाप पैसे लेकर चले गए। अगर कोई कुछ बोला नहीं थोड़ी हो जाती है मैनेजर साहब। तो फिर कैसे ठीक होती है? ठीक तो ऐसी होती है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है उतना ही बुला बुला के सबको रुपया दीजिए आप। ओह, अरे बीच में झगड़ा करके दूसरों की गलती क्यों निकाल रहा है? यहाँ हमेशा ऐसा ही होता आया है। मैनेजर साहब की बात समझता क्यों नहीं? समझता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई कि ये बात किसी के लिए भी ठीक नहीं है। ये पैसे तुम्हें लेने हैं या नहीं? जिस काम को मेरी आत्मा मंजूर नहीं करती मैनेजर साहब, वो काम मैं कभी नहीं करता। रतनलाल ने बोनस नहीं लिया और जब बड़े भाई रामलाल ने यह बताया कि यह सब पिछले 6 बरस से चल रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आया। इसी दौरान मिल में एक हादसा हो गया। रुई और पट्टी। क्या बात है मैनेजर साहब, क्या हुआ? एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो बेवकूफ का बच्चा रुल्दू। रुल्दू? जी हाँ। बहुत चोट आई है क्या? जी हाँ। तब तो मुआवजा बहुत देना पड़ेगा। हाँ, फिक्र न करें, मैं सबको संभालूंगा। मैनेजर साहब ने बड़ी चालाकी से रुल्दू के हादसे को खुदकुशी की कोशिश बना दिया। इस नाइंसाफी और बेईमानी ने रतन को एक बार फिर तड़पा दिया। रुल्दू पर लगाया हुआ खुदकुशी का ये इल्जाम एकदम गलत है। उसने ऐसा नहीं किया। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उस पर यह इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? साफ बात है, अगर ये मान लिया जाए कि मालिक का काम करते वक्त एक्सीडेंट हुआ है तो मालिक को उसका मुआवजा देना पड़ेगा, और झूठा इल्जाम उस पर इसलिए लगाया गया है ताकि मालिक को मुआवजा न देना पड़े। मैं ये नहीं मानता रतन, तू तो खामखा मालिक की नीयत पर शक करने लगता है।
रुल्दू अस्पताल में पड़ा था, उसके बच्चे बिलख रहे थे। रतन और मंजू ने यह हालत देखी तो उनका दिल जैसे रो उठा। उन्होंने मजदूरों का एक मोर्चा बनाया और सब लोग मिलके गेट पर इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। हम अपना हक मांग रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हम अपना हक मांग रहे हैं, जुल्म नहीं सहेंगे, हम अपना हक मांग रहे हैं, इंसाफ चाहिए, नहीं सहेंगे, अपराध को। मजदूरों का आक्रोश बढ़ता गया और कुछ ने मिलकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस तरह जोश में आना अच्छी बात नहीं है, हमें इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। सेठ सेवक राम को मजदूरों के मोर्चे का पता चला तो उसने अस्पताल में 200 रुपए भेजकर रुल्दू से मुआवजे के फॉर्म पर दस्तखत करवा लिए और मजदूरों की भीड़ के सामने जा पहुंचा। ये भीड़ क्यों लगा रखी है? हम इन मासूम बच्चों की फरियाद लेके आए हैं आपके पास। सुनो रतनलाल, तुम्हें इस मिल में आए हुए कुल 6 महीने हुए हैं और रुल्दू मेरे यहाँ 12 बरस से काम कर रहा है। तुमसे ज्यादा उसकी फिक्र मुझे है, ये तुम्हें समझना चाहिए। ठीक है, हम सब समझते हैं। हमारी बात का सीधा जवाब दो। क्या किया है तुमने रुल्दू के साथ? कानूनी और इखलाकी तौर से जो कुछ मुझे करना चाहिए था वो मैंने कर दिया है। उसको पूरा मुआवजा दे दिया गया है। बस अब तुम जा सकते हो। ये झूठ है, ये धोखा है। ये रही मुआवजे की रसीद, इसके ऊपर रुल्दू के दस्तखत भी हैं। मुआवजे की रसीद ने नारेबाजी करते हुए मजदूरों की जबान पर जैसे ताला जड़ दिया। सेठ सेवक राम जब मजदूरों से बात कर रहे थे तब उनकी नजर मजदूरों के साथ खड़ी हुई मंजू पर भी पड़ी। मंजू जो उनकी बेटी मालती की सहेली थी, लेकिन अब मालती के मन में भी मंजू के लिए कड़वाहट आ गई थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि मंजू रतन तक पहुंचने की राह का रोड़ा है। इसलिए जब सेठ जी ने मंजू को नौकरी से निकालने का फैसला किया तो बर्खास्तगी का नोटिस लेकर मालती खुद मंजू के पास पहुंची। मुझे सख्त अफसोस है मंजू, मैंने तो पिताजी से बहुत कहा मगर वो तुमसे एकदम नाराज है। वही रतनलाल का मामला, तुम दोनों में कुछ ताल्लुक है, तुम उसके साथ घूमती फिरती हो, ये सारी बातें किसी ने पिताजी से कह दी हैं। उसी वक्त उन्होंने तुम्हें डिसमिस करने का हुक्म दे दिया। ये देखो, तो क्या कहती हो अब? मालती, मोहब्बत किसी के कहने से नहीं की जाती और न किसी के हुक्म से तोड़ी जा सकती है। ये इंसान का निजी मामला होता है। तो फिर मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस करती हूँ। ये लो, निकल जाओ यहाँ से। मंजू को नौकरी से निकाला गया तो रतन ही नहीं, सारे मजदूर भड़क उठे। ये सरासर जुल्म है। मंजू को सिर्फ इसलिए निकाला गया है कि वो यूनियन में रहकर हमारा साथ दे रही है। हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। यह बेइंसाफी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सब आपके लिए सेठ जी से लड़ेंगे। नहीं भैया, हमारी खातिर किसी को झगड़ा करने की जरूरत नहीं। ये किसी एक के लिए झगड़ने की बात नहीं है, ये हम सब के अधिकारों की बात है। हम सब इकट्ठा होना चाहते हैं और सेठ जी हमें एक एक करके तोड़ना चाहते हैं। यही वक्त है हमारा एक होने का, यही वक्त है एक दूसरे के साथ रहने का, यही वक्त है एक दूसरे का साथ देने का। मजदूरों की एकता से यूनियन मजबूत होने लगी और यूनियन मजबूत हुई तो सेठ जी की नींद हराम हो गई। इसी दौरान रामलाल पर एक आफत आन पड़ी। जिस बेटी की इतनी चाहत के साथ उसने सगाई की थी, उसी कमला की सगाई टूटने की नौबत पर आ गई। मुझे बचा लीजिए सेठ जी। आज तक आपने मेरे बाल बच्चों की जिंदगी बचाई, आज मेरी इज्जत भी बचा लीजिए सेठ जी। क्या बात है? क्या हुआ? वो सीताराम डाकिया अपनी जबान से फिर गया है। अब कहता है कि अगर 2000 रुपए नहीं दिए तो ये शादी नहीं होगी। अब अगर उसने ये सगाई तोड़ दी सेठ जी तो मैं गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा सेठ जी। मेरी नन्ही सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भगवान आपको सुखी रखे सेठ जी। तो तुम अपने भाई को यहाँ भेज दो। उसे किस लिए? वो तो वैसा ही करेगा जैसा मैं उसे कहूंगा सेठ जी। उसका दस्तखत भी मैं अपने साथ करा दूंगा। आप महीने के महीने हमारी आधी तनख्वाह काट लीजिए। ठीक है, मगर मुझे उससे कुछ बातें करनी है। तुम उसे यहाँ भेज दो। रतन आया तो सेठ जी इस शर्त पर रुपए देने के लिए राजी हुए कि रतन यूनियन से अलग हो जाए। रतन को लगा ये मजदूरों के साथ धोखा होगा, ये शराफत और इंसाफ का रास्ता नहीं होगा। उसने मजदूरों के अधिकार की बात सेठ जी को समझानी चाहिए, लेकिन सेठ सेवकराम और भी भड़क उठे। तुम दूसरों की मुसीबत मोल क्यों लेते हो? तुम अपने काम से काम रखो। तुम कोई महात्मा गांधी हो? नहीं सेठ जी, ये पवित्र नाम इस तरह मत लीजिए। मेरे लिए ये सौभाग्य क्या कम है
कि जिस धरती पर उनके चरण पड़े हैं उसी धरती पर मैं भी रहता हूँ, उसी हवा में मैं सांस लेता हूँ। मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ इतना है सेठ जी कि उनके बताए हुए सच्चाई के असूलों पर चलने की मैं एक कमजोर सी कोशिश कर रहा हूँ। पाँव पड़ता हूँ सेठ जी, इस गुस्से को छोड़ दीजिए आप और इन मजदूरों की आवाज सुनिए ताकि इनके अंधेरे जीवन में भी कुछ रोशनी आ सके। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे भाई की लड़की की शादी हो जाए, ये तुम चाहते हो या नहीं? क्यों नहीं चाहता सेठ जी? क्या मेरे भाई की बेटी मेरी बेटी नहीं है? तब तो उस लड़की की शादी एक ही हालत में हो सकती है, तुम ये यूनियन वगैरह तोड़ दो और अपना नोटिस वापस ले लो। आप चाहते हैं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने उसूलों का खून कर दूं? तुम्हें मंजूर है या नहीं? एक लफ्ज में जवाब चाहता हूं। 2000 की जगह 5000 रुपए देने को तैयार हूं, खुद शरीक होकर बड़े धूमधाम से शादी कराऊंगा। बोलो। सेठ जी, मेरे भाई ने अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा आपकी नौकरी में गुजारा है। अगर आप उसके लिए इतना करते हैं तो ये इंसाफ की बात है, लेकिन अगर इसी बात का दबाव डालकर आप मुझे उन हजारों मजदूरों का साथ छोड़ देने पर मजबूर करते हैं तो ये इंसाफ की बात नहीं है। मेरी बात का सीधी तरह जवाब दो, तुम ये यूनियन छोड़ने को तैयार हो या नहीं? मेरे छोड़ देने से ये यूनियन नहीं टूटेगी सेठ जी। एक रतन चला जाएगा तो 1000 रतन इस यूनियन को चलाने के लिए आ जाएंगे। एक दफा फिर सोच लो रतन। मैं सोच चुका हूं सेठ जी। मेरे साथियों ने जो भरोसा मुझ पर रखा है, मैं उस भरोसे से गद्दारी नहीं कर सकता सर। और अगर इसके लिए मेरी कमला की शादी रुक जाती है तो रुक जाए, मैं अपनी बच्ची का ये दुख बर्दाश्त कर लूंगा। रतन तो ये दुख बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जब रामलाल को इस तकरार का पता चला तो वो परेशान हो गया और फिर उसके भीतर लगी उलझन की चिंगारी को हवा देने वालों की भी तो कमी नहीं थी। अरे रामलाल, सेठ जी माने नहीं? अब इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। अरे किस इज्जत की बात कर रहे हो? वही इज्जत जिससे तुम्हारा छोटा भाई गांव की गंदी नालियों में बहा रहा है। मेरे रतन की बदनामी करता है, जबान खींच लूंगा, याद रख। मैं क्या बदनामी करूंगा भैया? ये बात तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि रतन उस टाइप की छोकरी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है जिसके बाप का भी पता नहीं। अगर इतबार न हो तो अपने भाई से ही पूछ लो ना जाकर। रतन से पूछना नहीं है, अब तो रतन को दो टूक लफ्जों में साफ साफ बात करनी है। और यही सोचकर क्रोध से भरा हुआ रामलाल सीधे रतन के सामने जा खड़ा हुआ। तू शहर से यहाँ आया है मेरी इज्जत मट्टी में मिलाने के लिए? क्या किया है मैंने? जो कुछ तूने किया है रतन, उस पर आज सारा गांव हंस रहा है। मुझे बता कि तेरे और टाइपिस्ट छोकरी के बीच मामला क्या है? क्या ये सच है कि तू उस आवारा लड़की को अपने साथ लिए घूमता फिरता है? जिसका मालूम नहीं कि बाप कौन था, ऐसी आवारा छोकरी के साथ घूमते तुझे शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की कोई बात नहीं है भैया। इंसान अपने माँ बाप के नाम से नहीं, अपने गुणों से अच्छा या बुरा समझा जाता है। उस लड़की में कोई ऐब नहीं है, उस लड़की में कोई ऐब नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत शरीफ लड़की है। सुनो भैया, मैं तुमसे इजाजत मांगता हूँ। मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। शादी? हाँ, मुझे मत छुओ। रतन, तू अपने माँ बाप का नाम दबाने के लिए पैदा हुआ है ना? मेरी बात सुनो भैया। मुझे भैया मत कह रतन, भैया तेरे लिए मर गया आज से। मैं कहता हूँ तू यहाँ से चला जा, इस घर से चला जा रतन। नहीं नहीं, मैं जाता हूँ। भाइयों के बीच तनाव पैदा हुआ तो एक दूरी सी आ गई और रतन अपने को अकेला सा महसूस करने लगा। लेकिन अब वो मंजू के और भी नजदीक आ गया था। अकेलेपन में उसका बस एक ही तो सहारा था और वो था मंजू का प्यार। लेकिन मंजू और रतन के प्यार को मालती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रतन को मंजू की चाह थी और मालती को रतन की। ये सारी दुनिया की चिंता तुमको क्यों है? अपनी भलाई देखो। मेरी बात मानो तो तुम इस मिल के मालिक बन सकते हो। अगर आपकी बात न मानो तो क्या होगा? मोहब्बत नफरत की आग में बदल जाएगी। तो क्या होगा? उस आग में सब कुछ जल जाएगा। कुछ और कहना बाकी है? तुम समझते क्यों नहीं रतन? मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हें तरक्की और भलाई का आसान रास्ता बता रही हूँ। जो खुद अंधा हो वो किसी दूसरे को क्या रास्ता बता सकता है मालती देवी? आप कहती हैं आप मुझसे प्रेम करती हैं, और मैं कहता हूं कि आप इस पवित्र लफ्ज के मानी भी नहीं जानती। नमस्ते। रतन ने मालती को ठुकराया तो मालती नागिन सी बिफर पड़ी और मंजू को सबक सिखाने के इरादे से सेठ जी को साथ लेकर वो उसके घर पहुंची।
सेठ जी को आता हुआ देखकर मंजू की मां आड़ में हो गई। वो सेठ सेवकराम का सामना करने से बचना चाहती थी। सेठ जी और उनकी बेटी मालती लौट गए तो मंजू की मां ने फैसला किया कि अब वो ये नगर छोड़ देगी। और अगले दिन रतन ने देखा मंजू के घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये लोग जो यहाँ रहते थे कहाँ गए? कल रात यहाँ से चले गए। यहाँ से चले गए? कहाँ गए? पता नहीं। रतन चिंता से गिर गया। कहां गई मंजू और क्यों गई? सवाल मंजू के मन में भी था। मां ने नगर छोड़ने का यह फैसला क्यों किया? मां अपनी बेटी से इस रहस्य को छुपा नहीं सकी और उसने अपने अतीत की एक घटना मंजू को सुनाई। मेरी जवानी में एक परदेसी हमारे गांव आया। उसने मुझसे बड़े बड़े वादे किए और एक दिन सबसे चोरी गांव के मंदिर में मुझसे ब्याह किया। प्रभु के पवित्र चरणों में खड़े होकर उसने कसम खाई कि वो जिंदगी भर मेरा साथ देगा। मैंने उसकी बात पर भरोसा किया। भगवान मेरे साक्षी है। मगर अपने शहर वापस जाकर उसने पैसे की खातिर एक अमीर घर की लड़की से शादी कर दी। मैं शहर गई पर उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मुझे मार के घर से निकाल दिया। पर तू मेरे घर में थी बेटी, मैं मर भी न सकी। वो कौन था माँ? कौन था वो जालिम? सेठ जी। मां ने जो तस्वीर मंजू के सामने रखी वो सेठ सेवकराम की थी। सेठ सेवकराम के जुल्म का बोझ मां ने जीवन भर उठाया था। अपमान और गरीबी को आंसुओं के साथ पिया था। आज अचानक बेटी को यह सब बताते बताते उसकी सांस उखड़ गई और वो एकाएक गिर पड़ी। दिल तो पहले ही मर चुका था, आज बदन भी ठंडा हो गया। मंजू को लगा मां ठीक ही कहा करती थी, परमेश्वर केवल अमीरों का होता है। कुछ हमारा भी इंसाफ कर, ओ अमीरों के परमेश्वर। जिस दिन से रतन और रामलाल में तकरार हुई और रामलाल ने रतन को तमाचा मारा, रतन घर नहीं आया। जो भी हो, रामलाल बड़ा भाई था और रतन को प्यार करता था। रतन की चिंता उसके मन में नहीं जागे, ये कैसे हो सकता था? सवेरे मिल में आता है तो ऐसे उदास और खोया हुआ जैसे कोई खजाना खो गया हो, और मिल के अंदर बस अपनी ड्यूटी बजाता है। ड्यूटी इधर भोंपू बजा और उधर वो गायब हुआ। गायब नहीं होता, चाचा मिल से निकल के यूनियन के दफ्तर में जाता है। यूनियन? मैं कहता हूँ इस घर में यूनियन का नाम फिर मत लेना। इस बेचारे पर क्यों बिगड़ते हो? और क्या करूं, इसी यूनियन ने इसकी शादी नहीं होने दी। इसी यूनियन ने मेरे घर को तबाह किया है। मैं कहता हूं एक दिन ये यूनियन सारे गांव को तबाह कर देगी। मेरे टुकड़े हो जाए लेकिन इस यूनियन के दफ्तर में मैं कदम नहीं रखूंगा। रामलाल को भले ही यूनियन के नाम से नफरत हो, मां तो मां थी, ममता की मूरत। उसे न यूनियन से मतलब था और न ही मिल से। उसे तो फिक्र थी केवल अपने बेटों की। इसलिए दूसरे दिन कमला को साथ लेकर वो रतन से मिलने उसके दफ्तर पहुंची। लेकिन रतन वहां नहीं था। रतन एक मंदिर में मिला, अकेला चुपचाप बैठा हुआ। रतन? माँ, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है माँ, मुझे बुला लिया होता तुमने। सब बड़े आदमी हो, बहुत ऊंचा मान है तुम लोगों का। मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, इसीलिए चली आई हूँ तेरे पास। क्यों रे? आखिर वो तेरा बड़ा भाई है, अपनी गोद में खिला खिला कर उसने इतना बड़ा किया है तुझे। आज उसी भाई ने जरा गुस्से में हाथ उठा लिया तो तेरा इतना बड़ा अपमान हो गया। मैं तुमको छू के कहता हूँ, भैया ने मुझ पर हाथ उठाया, इसका मुझे कोई दुख नहीं। दुख नहीं है तो फिर घर क्यों नहीं आता? अपने भाई, अपनी भाभी, अपनी माँ, सबको इस तरह क्यों दुखी करता है? मैं बहुत दिन जिंदा रहने वाली नहीं हूँ। ऐसा मत कहो तुम। मैं सच कहती हूँ। बस मेरी तो एक ही आशा थी
मेरे जीते जी तुम दोनों भाई मिलकर इस बच्चे की शादी कर देते और तुम सबका सुख देखते देखते ये आंखें बंद हो जाती। तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। कमला भैया ही की नहीं, मेरी बेटी भी है। इसकी शादी का जिम्मा मेरा है और ये मेरा प्रण है कि जब तक मैं कमला के ब्याह की शहनाई सुना सकूंगा, मैं घर की चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। रतन ने कमला के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक महाजन से 2000 रुपए कर्ज लेकर मां तक पहुंचा दिए। वो मिल मालिक सेठ सेवकराम के साथ भी आदर और विनम्रता का भाव रखता था। उसने सेठ जी और मजदूरों के बीच समझौता भी करवाना चाहा, लेकिन जब सेठ जी नहीं माने तो हार कर उसने मजदूरों की एक मीटिंग बुलवाई। साथियों, हमने देख लिया है कि सेठ जी के दिल पर हमारी फरियाद का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि ये मुट्ठी भर भूखे और नंगे मजदूर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन ये भी सच है कि हमारी मजबूरी और हमारी बर्दाश्त की तमाम हदें खत्म हो चुकी हैं। हम सब की तरफ से ये आखिरी नोटिस है जो सेठ जी को आज भेजा जाएगा, और अगर उन्होंने इस नोटिस को भी ठुकरा दिया तो कल सुबह 10 बजे हम सब मजदूर इसी जगह इकट्ठे होंगे। कल सुबह 10 बजे से हम मजदूरों की हड़ताल शुरू होगी। दौलत ने पसीने को आज लात है मारी, हरगिज न रुकेगी अब हड़ताल हमारी। दौलत ने पसीने को आज लात है मारी, हरगिज न रुकेगी अब हड़ताल हमारी। आए हमारे सामने जिसमें भी हो ताकत, जुल्मों के हैं खिलाफ ये मेहनत की बगावत। जग में कभी मजदूर ने बाजी नहीं हारी, हरगिज न रुकेगी अब हड़ताल हमारी। दौलत के पसीने को आज लात है मारी, हरगिज न रुकेगी अब हड़ताल हमारी। दौलत के पसीने को आज लात है मारी, हरगिज न रुकेगी अब हड़ताल हमारी। सेठ जी को जब मजदूर यूनियन की तरफ से हड़ताल का नोटिस भिजवाया गया तो वो आपे से बाहर हो गए और नोटिस लाने वाले मजदूरों पर ही बरस पड़े। निकल जा हड़ताल का बच्चा, ले लो अपना नोटिस। सेठ जी ने पुलिस इंस्पेक्टर से भी बात की। हेलो थानेदार साहब, अरे भाई तुम लोग क्या सो रहे हो? कल हमारे मजदूर तमाम हड़ताल करने वाले हैं, कुछ जलूस वलूस की तैयारी कर रहे हैं। अगर कहीं बलवा हो गया तो? आप फिक्र न कीजिए सेठ जी, मैंने कल के लिए सारा बंदोबस्त कर दिया है। बंदोबस्त की क्या जरूरत है? उस रतन लाल को हवालात में बंद कर दो, बाकी सब अपने आप झाग की तरह बैठ जाएंगे। रतन लाल को गिरफ्तार कर लूं? ये कैसे हो सकता है? कानूनी तौर पे। कानून वानून क्या, किसी भी इल्जाम में पकड़ के उसको अंदर बंद कर दो बस। माफ कीजिए सेठ साहब, हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। थानेदार ने सेठ जी की बात को ठुकरा दिया तो वो और भी बुरी तरह तिलमिला गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी एक हादसा हो गया। अंधेरे में अचानक किसी ने उन पर हमला किया। हिलो मत, बोलो क्या मंजूर है, मौत या प्रायश्चित? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें सारे संसार के सामने खुले बंदों अपने पाप कबूल करने होंगे। अपनी करतूतों के लिए अपने मजदूरों से माफी मांगकर उनकी मांगे पूरी करनी होगी और मिल का सारा इंतजाम मजदूरों के हवाले करके खुद बाहर निकल जाना होगा। बोलो, मंजूर है? अब कहो तुम अपनी शर्त। तुम? हाँ, मैं तुम्हारे पाप का जीता जागता नमूना, तुम्हारे हाथों तबाह हुई एक बदनसीब औरत का कलंक। मैं सोच क्या रही हो? चलाओ गोली, चला दो ताकि दुख और कलंक से भरा जीवन खत्म हो जाए। तुम जैसे पापी की बेटी होकर जीने से तुम्हारे हाथों मर जाना अच्छा है। मंजू, मेरी बेटी। बेटी मत कहो मुझे। तुम्हारी इन्हीं मीठे लफ्जों के जाल में फंसकर मेरी माँ जिंदगी भर सहकती सिसकती मर गई। मर गई? मरी नहीं, वो मार डाली गई। तुम्हारे प्यार ने, तुम्हारी मीठी बातों के धोखे ने उसे मार डाला। जहरीले नाग, ये देखो, यही है तुम्हारे पाप का सबूत। मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने तुम्हारी माँ को धोखा दिया है,
तुम्हें धोखा दिया है और उन गरीब मजदूरों को जिन्होंने अपना खून और पसीना मेरे लिए एक किया है। लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि जो कुछ मैंने उन गरीबों का खून चूस के पैदा किया है इसी वक्त वापस कर सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि सेठ सेवकराम अपने फैसले पर अमल करते, उनके अंदर का शैतान एक बार फिर जाग गया। ये क्या पागलपन कर रहे हो सेवकराम? जानते हो जब तक ये दौलत तुम्हारे पास है सब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। ये दौलत तुम्हारे हाथ से चली जाएगी तो तुम 2 कौड़ी के आदमी रह जाओगे। सोचते क्या हो? मेरी बात सुनो, इस माया मोह के जाल से फंसकर अपने आप को बर्बाद न करो। इस लड़की की माँ तो खत्म हो चुकी है, इसको भी अपने राह में से झाड़ दो ताकि सारी दुनिया को ये सच्चाई मालूम ना हो सके कि ये तुम्हारी बेटी है। जरा अकल से काम लो। सेठ सेवकराम फिर से पापी बन गए और उन्होंने मंजू को कमरे में बंद कर दिया। खोलो दरवाजा, खोल, धोखेबाज, जल्दी से खोल, खोलते हो कि नहीं? खोलो दरवाजा, खोलो। आधी रात को घर में घुसकर गड़बड़ करती है, निकल बाहर। हड़ताल के दौरान रतन को ये आशंका थी कि कहीं कोई मजदूर क्रोध में आकर मिल की इमारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। उसने रात भर अपने साथियों के साथ मिल की चारदीवारी के चारों ओर पहरा देने का बंदोबस्त किया। वो मिल का चक्कर लगा रहा था कि तभी दूर किसी के हाथ में जलती हुई मशाल उसने देखी और वो चौंक पड़ा। मंजू, तुम मुझसे दूर रहो रतन, तुम्हारी मंजू मर चुकी है। उस पापी ने जो आग मेरी माँ के जीवन में लगाई है, उस आग में मेरा जीवन, मेरा घर बार, मेरा सब कुछ जल गया है रतन। और उसी आग में मैं उस जालिम की मिल उसका सब कुछ जला दूंगी। मंजू, मैं अपनी माँ का बदला लूंगी, मैं अपनी माँ का बदला लूंगी। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो। जब तक पुलिस आई, रतन मंजू के हाथ से मशाल छीन चुका था। उसके हाथ में मशाल देखकर मिल को आग लगाने की कोशिश के जुर्म में रतन को गिरफ्तार कर लिया गया और मामला अदालत तक पहुंचा। सेठ सेवकराम, मुलजिम ने जब आपकी मिल को आग लगाने की कोशिश की, क्या आपने अपनी आंखों से मुलजिम को ऐसा करते देखा? जी हाँ। मुलजिम रतनलाल, क्या तुम इकबाल जुर्म करते हो? जी नहीं, मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। सरकारी वकील ने रतन पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। रतन जवाब में खामोश रहा तो बड़े भाई रामलाल से उसकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई। रतन बोलता क्यों नहीं? रतन कुछ तो बोल। रतन क्या हुआ, सब कुछ बताता क्यों नहीं? रतन, ऑर्डर ऑर्डर। रतन तेरा भाई तेरे पांव पड़ता है। रतन, रतन अभी भी बोल दे। रतन वक्त पे जज साहब, मेरा भाई बेगुनाह है। उसने आग नहीं लगाई, आग मैंने लगाई है। असली मुझे मैं हूँ जगता। वो जो यहाँ के रईस आजम सर्वानंद मिल्स के मालिक सेठ सेवकराम बैठे हैं, मैं उनकी बेटी हूँ और उसकी सच्चाई का सबूत ये है। मालती सच्चाई जान चुकी मालती ने जब भरी अदालत में अपने पिता के खिलाफ सबूत पेश किया तो सच्चाई पर से पर्दाफाश होते ही अदालत ने रतन को बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत के सामने जो नई शहादतें पेश की गई हैं, उनकी रोशनी में ये पूरी तरह साबित हो गया है कि मुल्जिम बेगुनाह है। चुनांचे ये अदालत मुल्जिम को बाइज्जत बरी करती है। मालती की गवाही और रतन की रिहाई ने सेठ सेवकराम के सारे हौसले तोड़ दिए। उन्हें लगा जैसे वो हार गए हैं। मेरे जैसे आदमी का खत्म हो जाना ही अच्छा था। किसी इंसान का भी खत्म होना अच्छा नहीं है। खत्म तो होनी चाहिए उसकी बुराई, उसका छोटापन, उसकी खुदगर्जी। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं सेठ जी कि हमारा और आपका अमीर या गरीब का रिश्ता न रहे, मालिक या मजदूर का रिश्ता न रहे, बल्कि हम दोनों के दरमियान एक इंसान और इंसान का रिश्ता कायम है। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा।
अदालत और क्लाइमैक्स के इन दृश्यों को फिल्माने के बाद फिल्म पैगाम की शूटिंग पूरी हो गई। इसके साथ ही जेमिनी की अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए फिल्म को रिलीज करने की तैयारियां की गईं और मद्रास के चलन के मुताबिक पंडितों के बताए गए शुभ मुहूर्त पर सन 1959 में फिल्म पैगाम सारे भारत में रिलीज कर दी गई। बदला सारा जमाना बाबू, बदला सारा जमाना, बदला सारा जमाना बाबू, बदला सारा जमाना। सत्यनारायण की कथा में अब तो बजता फिल्मी गाना, ओ फिल्मी गाना, ओ फिल्मी गाना। बदला सारा जमाना बाबू, बदला सारा जमाना। फिल्म पैगाम ने रिलीज होने के साथ ही हर शहर में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। हालांकि कहानी गढ़ी हुई थी और एक सीमा तक फॉर्मूले से बंधी हुई भी थी, लेकिन इसमें छुपा हुआ इनकलाब लोगों को भा गया। बहरहाल पैगाम अपने जमाने की एक खूबसूरत और बामकसद मल्टी स्टार फिल्म थी और जब जब मजदूर समस्या से जुड़ी हुई फिल्मों का जिक्र आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म पैगाम बाकायदा याद की जाएगी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। फिल्म पैगाम की बातें मुकम्मल हुई दोस्तों। इन बातों को फिल्म के साउंड ट्रैक में लपेटकर कागज पर उतारा कलीम राही ने और अपनी आवाज में ढालकर इन बातों को प्रोग्राम का रूप देने वाले थे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। और हाँ, फिल्म पैगाम का ये प्रोग्राम इस बार मेरी यानी रेनू बंसल की मदद से बना है। अब अगले हफ्ते इस प्रोग्राम में क्या होगा और किस बाइस्कोप की बातें होंगी, ये सुनिएगा अगले हफ्ते। तब तक नमस्कार। बाइस्कोप की बातें